नमस्कार। उत्तराखंड के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी में सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए कश्मकश जारी है। वहीं कांग्रेस में सरफुटब्बल शुरू हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई और कांग्रेस पूरी तरह हारी। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता तीखे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात पर आहत पूर्व सीएम हरीश रावत ने पीड़ा जाहिर की और हरीश रावत पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया गया, जो बेहद ही गंभीर है। हरीश रावत ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बोला कि जो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे पर लगे इस सभी आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। होली बुराइयों का समान एक उचित उत्सव है। होलिका दहन और हरीश रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष तय करने की राह भी आसान नहीं रहने वाली है। इसे प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गुटों में बढ़ती खींचतान के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं हार के बाद पार्टी में मचे घमासान के बीच इस पद के लिए भी नए दावेदार सामने आने लगे हैं और हरीश रावत के खास समर्थकों में शुमार धारचूला के नवनिर्वाचित विधायक हरीश धामी ने इस पद से अपनी दावेदारी ठोक दी है। यानी कांग्रेस में अब हार का घमासान अब तक थमा नहीं और नेता प्रतिपक्ष के लिए भागदौड़ और दावेदारी शुरू हो चुकी है। वहीं गणेश गोदियाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के लिए खींचतान शुरू होने वाली है। यानी पार्टी में विरोधाभास और अंतकलह अभी और सामने आएगी। वहीं उत्तराखंड में बहुमत हासिल कर चुकी बीजेपी में सीएम चेहरे की तलाश जारी है। कई नामों पर मंथन जारी है। ऐसे में हो सकता है कि उत्तराखंड में जीतकर आई बीजेपी विधायकों से हटाकर कोई नया चेहरा लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सभी को चौंका दे। उत्तराखंड में विधायक दल के नेता चुनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी यह समस्या है कि उसने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वापसी तो कर ली है, लेकिन उसके सीएम पद के कैंडिडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी सीट से चुनाव हार गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में उसके सामने विधायक दल के नेता का चयन करना मुश्किल साबित होगा। के अंदर इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं। ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेसी में क्यों, सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें, खड्ड में दबा दें। देखते हैं क्या भगवान सुनता है नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवान ही जैसी है, तो भगवान सुनते ही नहीं सुनते, दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। और देखते। अच्छा रावत जी, जिस तरीके से 5 राज्यों विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बौखला सी गई है और उसी को लेकर अब जिस तरीके से उत्तराखंड में पूरा घटना सामने आया है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं इस पर कांग्रेस कैसे उभरती है और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनेंगे जिससे कांग्रेस में अब पदों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। तो वहीं सीएम फेस कहे जाने वाले उत्तराखंड में जिस पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से अंतर्कलह का शिकार होती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगातार बयानबाजी तेज हो गई है, उनको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं और उनके ही कुछ दूर विरोधी और या कहें उनकी ही पार्टी के चित विरोधी उन पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड पहाड़ों का राज्य है, यहाँ पर देवभूमि से कहा जाता है। तो अब देवभूमि का ताजपोशी किसको होगी, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि 8 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार नतीजों के 6 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी सीएम के नाम पर कोई भी चिंता नहीं जाहिर की गई। और इसका ये कारण भी हो सकता है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से विधानसभा चुनाव हार गए हैं, खटीमा से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो सीएम धामी खटीमा से चुनाव हारे और उसके बाद
बीजेपी मंथन कर रही है कि आखिर किसको पहाड़ का साम्राज्य दिया जाए। पांच राज्यों में हार से कांग्रेस बौखला सी गई है। कल ही अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जहां जहां चुनाव हारे हैं वहां के प्रतिनिधियों से उनके इस्तीफे मांगे थे, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और उसी को लेकर अब अजय लल्लू जो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने कहा कि अब हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत पर आरोप लगे हैं, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने टिकट बेची है और लगातार तमाम आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और वो भी आरोप जो उन्होंने उनके ही पार्टी के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्हीं के पार्टी के द्वारा। जिस तरीके से अगर बात की जाए, समझने की कोशिश किया है तो लगातार कांग्रेस अंतर्कलह का शिकार होती हुई नजर आ रही है और ये शिकार कांग्रेस इसी वजह से होती नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से अगर कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत जाती तो आखिर ताजपोशी के लिए सब अपनी अपनी बाह फांक रहे होते, लेकिन आज कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद लगातार नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो अब रिक्त पद हैं जैसे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उसको लेकर भी लगातार खींचतान जारी है। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से मिथक को तोड़ते हुए और मिथक तोड़ने के बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत दर्ज की है, तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो अंतर्कलह का शिकार होती नजर आ रही है और जिस तरीके से हरीश रावत पूर्व सीएम पर तमाम आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं। हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और शोभा राम हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। शुरुआत आपसे कर लेता हूं हरीश मैखुरी जी, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड की राजनीति को परखा है, समझा है और तमाम वहाँ की चीज़ों को देखा है, तो एक बार फिर से हरीश रावत जो हैं वो कांग्रेस की अंतर्कलह का शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर तमाम आरोप लग गए हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकटों को बेचा है और तमाम अब जो है पदों को लेकर मारामारी भी शुरू हो गई है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, एक पद जो कल रिक्त हो गया उसको लेकर ये तमाम मारामारी शुरू हो गई है। एक कमेंट आपसे लेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हाँ जी, जिस तरह से 10 तारीख मार्च को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए और मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से 2/3 बहुमत से उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई और उसके मतलब 2/3 विधायक जीते हैं, तो उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक सफलता मिली है और उससे चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में भी अच्छा खासा माहौल दिख रहा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आई बीच बीच में कि जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे रही, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन को भी हम एकदम खराब नहीं कर सकते हैं। वो 10-11 विधायकों से 17-18 तक पहुंचे हैं, तो प्रदर्शन अच्छा रहा। और जहां तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा देने की बात है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का तो प्रदर्शन अच्छा रहा, बल्कि पहली बार जो है बिना किसी गुटबाजी के कांग्रेस ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा और काफी अच्छे मार्जिन से वो जगह जगह मतलब या तो दूसरे नंबर पे रहे हैं या जीते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सफलता की जहां तक बात है, अच्छी खासी सफलता रही। धामी के नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन जो खटीमा की जनता है उसका सहयोग उस तरह से जैसे मिलना चाहिए था वो धामी को नहीं मिल पाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री को लेकर एक विमर्श शुरू हो गया। अगर धामी जीत जाते
तो मुख्यमंत्री पर विमर्श ही नहीं होता, फिर तो लगभग उन्हीं का मुख्यमंत्री बनना तय होता। लेकिन चूंकि वो हार गए तो धामी भी नहीं हारे, और एक तरह से खटीमा का हमने बाद में विश्लेषण किया। पहले दिन तो हमें भी बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई, उत्तराखंड में सारे मुख्यमंत्री हारते हैं। मुख्यमंत्री खंडूड़ी हारे, मुख्यमंत्री हरीश रावत हारे, मुख्यमंत्री धामी हारे, आखिर उत्तराखंड के लोग चाहते क्या हैं। लेकिन मैं खासकर खटीमा का विश्लेषण कर रहा था तो मैं देख रहा था जितने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को खटीमा में वोट मिले हैं उससे 12,000 वोट ज्यादा पुष्कर सिंह धामी को मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से हारे हों, मतलब ये ठीक है टेक्निकली कांग्रेस ने वहां पे बाजी मारी है, लेकिन एकाएक बहुत निराशा की बात भी पुष्कर सिंह धामी के लिए विशेष रूप से नहीं रही, खासकर वो 3 ही बार जो है अपने विधानसभा में जा सके। हरीश जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और दोनों मेहमानों से कमेंट लेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुभाराम जी, सवाल मेरा आपसे है कि आखिर हरीश रावत पर ऐसे तमाम आरोप क्यों? ये वही हरीश रावत है जिन्होंने 3 बार सत्ता का स्वाद चखाया आपको, और अब जब पिछली बार भी वो चुनाव हार गए और इस बार फिर से वो चुनाव हार गए तो उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप जिससे शायद वो दरकिनार कर दें और जो उनको काफी चोटिल कर दे अंदर ही अंदर कि उन्होंने टिकट बेची है। तो इसमें कितनी क्या सत्यता है? क्या बीजेपी की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं या आपकी ही नेता की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं वो क्या सच हैं? देखिए, ये आरोप जो है जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इससे अनभिज्ञता जाहिर कर रहा हूँ और मेरी संज्ञान में ऐसा है नहीं है। और अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाए है, किसी ने आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी। कभी कोई आरोप लगाता दूसरे के ऊपर, लेकिन ये सब जो है ना ठोस आधार अभी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं और लगने भी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती करी है तो ऐसा होना भी चाहिए। अगर मानते हैं आपकी आरोप सही है, आरोप अगर उनके ऊपर लगे उनकी जांच होनी चाहिए। किसने आरोप लगा, अपने ही नेता के ऊपर जांच बिठा देंगे आप? क्यों? अरे कोई अगर गलती कर रहा है तो उसमें जांच का विषय है। कोई ये बात तो आप प्रवक्ता हैं, आप शिकायत करिए उनकी। अब तक तो बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए उनको। देखिए, ये है ना, ये पार्टी बैठेगी जो चुनाव के बाद समीक्षा, इसके बाद जो है क्या नाम, होली के बाद समीक्षा बैठक है, उसमें समीक्षा की जाएगी कहाँ गलती रही, कहाँ क्या हुआ, ये सारी चीजें चुनाव इसके होली नहीं, के अब बाद पछताए होत भी क्या है? अब तो सिर्फ आप 19 सीटों पर निपट गए और 19 सीटों पर मुझे लगता है कि आप निपटने का कारण यही हुआ कि आपने इससे पहले मंथन नहीं किया। तमाम उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगते रहे, कई बार रूठने मनाने की भी जो झलकें थी वो भी देखने को मिली। दिल्ली दौरे लगातार चलते रहे, लेकिन तब आपने नहीं कहा और 19 सीटों पर ये शायद यही वजह है। लौटेंगे आपके पास। संजीव वर्मा जी को भी डिबेट में शामिल करते हैं। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से इस बार जनाधार बीजेपी भी खोती नजर आ रही है, हालांकि सरकार तो बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो थी बीजेपी को वो इस बार नहीं सामने आ पाई। सबसे पहली उम्मीद कि सीएम धामी अपनी सीट हार जाएंगे, ये भी उम्मीद नहीं थी बीजेपी को। दूसरी कि 19 सीटों पर कांग्रेस खेल जाएगी, 60+ का दावा जिस तरीके से आप करते हुए नजर आ रहे थे। एंकर कौन है? जी हेलो जी जी, एंकर कौन है? एंकर प्रियव्रत दीक्षित। हाँ जी, त्रिशूल जी। हेलो, हाँ जी। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से तमाम मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापसी की है, मैं सोचता हूँ उसके लिए तमाम उत्तराखंड की जनता का हम सबसे पहले तो आभार व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो हमारे हम लोगों ने विकास किया, जो हम लोगों ने तमाम सेवा के कार्य किए, उससे प्रभावित होकर और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में गई और जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों के एक प्रचंड बहुमत के साथ
पुनः सत्ता वापसी करने जा रही है। और जिस प्रकार से बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस में शुरू से ही गुटबाजी का दौर जारी रहा। वहां पर उठापटक की एक ऐसी राजनीति जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को निपटाने में कंटिन्यू एक लगा रहा, और जिनका एकमात्र उद्देश्य अपना एक वर्चस्व को कायम रखना, और पार्टी की मैं सोचता हूँ शायद ही किसी को चिंता रही होगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस में आपके एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी, जो लगातार स्वयंभू मुख्यमंत्री की एक बातें लगातार करते रहे, और जिन्होंने अभी पिछले 2 महीने पहले एक बड़ा वक्तव्य, जिस समय चुनाव एक पीक पे था, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा। तो उनके विरोधी गुट के जितने भी तमाम नेता थे, उन सभी लोगों ने एकजुट होकर उनकी इस मंशा को पूरा करने का काम किया और उन्हें घर बिठाने का काम किया। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी सामने देखने को मिली और कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी हुई है। और अभी रिसेंटली आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत जी का एक बड़ा आरोप, और मैं सोचता हूँ वो ऐसा आरोप कि जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शर्मसार हुई है। उन्होंने सीधा तौर पे कहा है कि कांग्रेस में टिकटों का खरीद फरोख्त हुई है, और जो कि हरीश रावत जी के द्वारा 17 टिकट बेचे गए, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिले उनकी पेमेंट भी वापस करी गई। जब बात आती है कि पेमेंट वापस करी गई, तो इसका मतलब ये आरोप नहीं है, ये इस बात में वास्तविकता है। क्योंकि जब पेमेंट वापस करी गई तो यानी कि आपने पुष्टि कर दी कि ऐसा हुआ है। और कांग्रेस, हम शुरू से बोलते रहे हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। भ्रष्टाचार से ही कांग्रेस का जन्म है। और लौटेंगे शोभाराम जी से पूछ लेते हैं कि आपने जो आरोप तमाम जड़ दिए हैं, इनमें कितनी क्या सत्यता है, क्योंकि अभी अभी सत्यता की ये भी बात करते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है तो उनके ऊपर आरोपों की जांच की जाएगी। लेकिन यही आरोपों की जांच अगर विधानसभा चुनाव से पहले हो जाती तो शायद लोकतंत्र जो था वो जिंदा रहता। कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से हनन करने की कोशिश की जा रही है, ये खुद कबूल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी। और जांच ये तभी क्यों सामने आई भाई, अगर कांग्रेस सरकार बना लेती तो हरीश रावत को क्लीन चिट मिल जाती, उनकी वाहवाह हो जाती। शोभाराम जी, क्या ऐसा ही है क्या कुछ? ये देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारी होली के बाद जो है समीक्षा बैठक होगी, उसमें सारी बातें आएंगी, सब बातें करेंगे, जिसको भी क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है, ये सब चीजें सामने आएंगी। ये हमारा समीक्षा बैठक में होगा। और जो आरोप लगे हैं हरीश रावत जी के ऊपर, हो सकता है जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये बात सत्यता हो उसमें, और कहीं न कहीं कोई उनको कोई सबूत मिला होगा, तब जाकर उन्होंने कहा ये तो जांच का विषय है। और ये पार्टी जो है शोभाराम जी, एक मेरा मानना 2022 विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड में हुए हैं उनको लेकर एक छोटा सा मानना मेरा भी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरीके से हरीश रावत की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती रही, तमाम चीजें देखने को मिली, तमाम उन्होंने जो अपनी दिलचस्पी नहीं ली 2022 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि कई बार रूठने मनाने का सिलसिला जो था ना वो भी लगातार चलता रहा। दिल्ली जा रहे हरीश रावत साहब और वहां से उन्हें समझा बुझा के भेज दिया जा रहा था, तो 2-4 दिन वो ठीक ठाक रहे, और 2-4 दिन ठीक ठाक रहने के बाद फिर से वही हो जाते थे कि चलो भैया अब नहीं हो पा रहा मुझसे। कहीं ना कहीं जो उनकी उम्र है वो भी अब साथ नहीं दे रही थी इस मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो कांग्रेस जो आज इतनी सीटों पर सिमटी है, मैं उसको भी जिम्मेदार मानता हूं। और शायद जिस तरीके से आपने एक तमाम जो आपके साथ लोग आ रहे थे, चाहे हम यशपाल आर्य की बात कर लें, रावत साहब हैं उनकी बात कर लें, तो शायद वो वजह भी रही है कि आप 19 सीटों पर समेट गए। नहीं,
ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है, तभी हाँ बिल्कुल, सीटें तो हम बढ़ी हैं, सात के जनाधार तो बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं। एक साथ के पार जाएंगे हम, लेकिन कांग्रेस ने 11 से हिम्मत 19 नहीं पे हारी, पहुंच गए इस बार। चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारी कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं हारी, चुनाव जरूर आ रहा है और हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, हमने 11 से 19 पर पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने, लेकिन ये जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, चुनाव बहुत अच्छा लड़ा गया। और रही इसकी बात जो है हरीश रावत जी की, हमारा ये कहना कि उन्होंने जब भी कोई बात कही अपनी बात पर कायम नहीं रहे, और जब कोई बात कही उससे खुद ही पीछे हट गए। ये पहले रामनगर से तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में इन्होंने जाके क्या नाम लाल कुआं में जाकर तैयारी करी। जो आदमी 5 साल तक मेहनत करता है उसको एकदम हटा दोगे तो दिल को दुख तो होता ही है। आप तो अपनी पहली से ही एक कोई विधानसभा चुन लेते और उसको अपना काम करते, या फिर चुनाव में लड़ते। अगर आपने मुख्यमंत्री बनना था तो चुनाव, आप तो वैसे भी मुख्यमंत्री बन जाते, बड़ा चेहरा थे आपको कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन जो है जब कोई आदमी 5 साल तक इतना कार्य करता है किसी क्षेत्र में, कोई भी हो, उसका होता ही, अगर उसको एकदम चेंज कर दिया जाता है और फिर जाके कोई दूसरा आदमी वहाँ चुनाव लड़ लेता, मेहनत कोई और करे, चुनाव कोई और लड़े, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ। और रही इनके बाद इनके यहाँ भी तो मुख्यमंत्री चुनाव आ रहे हैं, कितने आदमी हरिद्वार में यतीश कुमार जी आ रहे हैं, कितने इनके आदमी चुनाव आ रहे हैं, इनके भी तो देखिए न, क्या ये भीतर घाट के बिल्कुल चुनाव देखो, हार जीत तो लगी रहती है। देखिए शोभाराम जी, हार जीत तो लगी रहती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा, आप तीनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों लोगों को उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। यूपी की राजनीति में लेकर चलते हैं आपको, थोड़ी सी उत्तराखंड का महासंग्राम चल रहा है लेकिन यूपी की राजनीति में लेकर चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, कैराना से लड़ेंगे, फलाना से लड़ेंगे, लेकिन और उसके बाद लगा कहीं ना कहीं पार्टी को कि भाई ये सीएम फेस हैं, तो सीएम फेस हैं तो इनका जीतना बहुत जरूरी है, तो उन्हें भेज दिया गया गोरखपुर कि इनकी सीट कम से कम सुरक्षित रहे, और 1 लाख वोटों जीत के विधानसभा में आ गए। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को लगता था कि ये सीएम फेस हैं या बड़ा चेहरा है, तो मेरा मानना है कि उन्हें उनकी पुख्ता सीट से उतारना चाहिए। जैसे अनुपमा रावत जीत गई हैं हरिद्वार ग्रामीण से, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत को उतार देना चाहिए था, उनका जनाधार बच जाता। आज तमाम आरोप नहीं लगा रहे होते, आप ही नहीं लगा रहे होते। नहीं, ये कह रहा हूँ हरीश रावत जी तो बड़ा चेहरा, वो तो टिकट बांटने वालों में तो थे, उनको तो चुनाव खुद ही अपना तय करना चाहिए था। मैं कहाँ से मुझे सेफ है चुनाव, कहाँ से मुझे लड़ना चाहिए, वो तो एक बड़ा चेहरा, वो तो खुद टिकट बांटने वालों में थे। चलिए इस पर जवाब लेंगे संजीव वर्मा जी। जिस तरीके से अब राजनीति जो है वो पूरी तरीके से अब कांग्रेस खुद ही शिकार हो रही है, हालांकि विपक्ष में बैठी है, अब विपक्ष के लिए नेता चुनना भी अब कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो फिलहाल इस पर जवाब लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद उत्तराखंड के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले हरीश मैखुरी हमारे साथ मौजूद हैं और एक विश्लेषण ले लेते हैं उनसे। जिस तरीके से कांग्रेस में अब पदों को लेकर होड़ मची हुई है, पहले अगर जीत जाती कांग्रेस तो मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ मची होती, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी होड़ मची हुई है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी होड़ मची हुई है कि आखिर कौन क्या कुछ किसकी ताजपोशी की जाएगी। हरीश जी, रूप से कांग्रेस में इस समय 2 पद खाली हुए हैं। एक तो कांग्रेस अध्यक्ष का, जिनका गणेश गोदियाल जी का कल इस्तीफा होने के बाद पद रिक्त है, और नेता प्रतिपक्ष का पद भी कांग्रेस के पास इस समय है। तो निश्चित रूप से उनके लिए सभी लोग अब अपना दावा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे इनके पास जो सुटेबल कैंडिडेट हैं वो पहले के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी इस बार भी पीछे से जीत के आए हैं, तो वो हो सकते हैं। उसके अलावा चमोली से राजेंद्र सिंह भंडारी 2 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार वो विधायक बन के आए हैं, तो वो हो सकते हैं। उसके अलावा धामी ने भी दावा प्रस्तुत किया है, हरीश धामी ने, तो वो भी इस नेता प्रतिपक्ष के लिए है। उसके अलावा जो कांग्रेस अध्यक्ष पद इस समय खाली है, तो क्या पता उत्तराखंड कांग्रेस फिर से मान मनोबल करे, जिस तरह से उनके नेतृत्व में, गणेश गोदियाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और कांग्रेस ने प्रगति की है।
तो क्या पता वो फिर से बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा युवा दूसरे अध्यक्ष इनके पास सूर्यकांत धस्माना है। उसके अलावा प्रीतम सिंह जी के पास फिर से पद जा सकता है। तो इस तरह से कवायद लगाई जा रही है। उसके अलावा जैसे भारतीय जनता तो उन्होंने जिस तरीके से 11 विधायकों के साथ सदन में अहम भूमिका निभाई है, मजबूती के साथ मुद्दों को रखा है, पहाड़ों के मुद्दे को रखा है, क्योंकि पहाड़ की अगर बात कर लें और हम प्लेन की बात कर लें तो मुद्दे अलग रहते हैं। शायद सूर्यकांत धस्माना को एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है उसको लेकर, और जिसको लेकर प्रीतम सिंह भी एक अच्छी पारी खेलते हुए नजर आए पिछले 5 सालों की बात उठाकर देख ले तो। निश्चित रूप से प्रीतम सिंह जी का, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका कार्यकाल बड़ा निर्विवाद रहा, स्मूथ रहा, और वो बड़े सीजन्ड नेता हैं। जैसे नेता कांग्रेस के पुराने खांटी नेता हुआ करते थे, उस तरह के नेता हैं प्रीतम सिंह जी। तो कांग्रेस फिर से विचार कर सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। आज जैसे अब भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो काफी इस समय प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, दावेदारों के नाम आ रहे हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहले तो पुष्कर धामी ही हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, जो वर्तमान में भी अधिक कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं इस तरह से। तो उसके अलावा जो निशंक, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरिद्वार से इस समय सांसद हैं, वो दावेदार हैं। उसके अलावा सतपाल महाराज जी सबसे इनके पास सुटेबल कैंडिडेट हैं इस समय, सतपाल महाराज की भी दावेदारी है। उसके अलावा डॉक्टर धन सिंह रावत और रिपु खंडूड़ी का भी नाम चल रहा है, और अनिल बलूनी का नाम चल रहा है। तो इनमें अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिर से गढ़वाल से मुख्यमंत्री और कुमाऊं से ये अध्यक्ष बना जा सकते हैं, ऐसा भी मतलब कहीं हमने सोशल मीडिया वगैरह में देखा। चलिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष सारे 5 राज्यों के अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। इतवार को 4 बजे इनकी दिल्ली में बैठक थी हाईकमान के समक्ष, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने 5 राज्यों से इस्तीफा तो मांग लिया कांग्रेस हाईकमान ने, लेकिन खुद इस्तीफा नहीं दिया। जबकि आज जरूरत यह है कि कांग्रेस हाईकमान को इस्तीफा देना चाहिए, बजाय कि अपने 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगने के। और अगर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी पार्टी की, कांग्रेस की कार्यकारिणी ही भंग हो जाती है अध्यक्ष का इस्तीफा देते ही। तो उस हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है कि, और जैसे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, मैं आज सोशल मीडिया वगैरह में भी देखा था, उन्होंने खुद भी मांग की है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है सबसे पहले अब वही इस्तीफा दे, क्योंकि कांग्रेस डाउनफॉल हो रही है उनके नेतृत्व में। बिल्कुल हरीश जी, आप जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष को लेकर, और जिस तरीके से तमाम कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अब लगातार घमासान कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। संजीव वर्मा जी की ओर रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजीव जी, उत्तराखंड की बात कर ले, देवभूमि कहा जाता है और तमाम देवी देवताओं का वास है उत्तराखंड में, अगर कह लें तो तमाम टनकपुर से लेकर और तमाम गर्जिया देवी और तमाम बाबा नीम करौड़ी जैसे तमाम धाम हैं। तो पहाड़ों में कहते हैं कि देवों का वास है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो भी मिथिक्स बन जाते हैं वो कहीं ना कहीं आगे तक कारगर साबित होते नजर आते हैं। लेकिन इस बार आप एक मिथिक को तो तोड़ने में कामयाब साबित हुए हैं, लेकिन दूसरा मिथिक इस बार एक और बन गया है। आप समझ रहे होंगे जिसकी बात मैं कर रहा हूं, कि सीएम के हारने वाला मिथिक। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता वापसी कर रही है, और जिस तरह से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव हारने की बात कर रहे हैं, आप एनालिसिस कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को जितने मत पिछली बार मिले थे उससे 12,000 मत इस बार अधिक मिले हैं। तो किसी भी तरह से उनकी जो लोकप्रियता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, हम लोग एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर चुनाव लड़े हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय एक जबरदस्त हताशा का माहौल है। आपस में एक दूसरे को निपटाने में वो लोग लगे पड़े हैं। आज आप ये देखिएगा, जिस प्रकार से पूरे देश भर के 5 राज्यों में चुनाव हुए, और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, 5 राज्यों में इतना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर पिछले 70 साल का आप इतिहास उठा के देखते हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन ये शायद सबसे न्यूनतम रहा होगा। जहां बड़े बड़े उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 1 सीट 2 सीट आना
मैं सोचता हूँ एक तरह से चुल्लू और पानी में डूबने जैसी एक स्थिति में कांग्रेस आ गई है। पंजाब में जहां उनकी सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री दो जगह से चुनाव हार जाते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाते हैं। उत्तराखंड में उनके मुख्यमंत्री का जो चेहरा थे हरीश रावत जी, जो मैं सोचता हूँ उनके सबसे बड़े एक तरह से उत्तराखंड के सर्वमान्य कांग्रेस के नेता हैं। चलिए, उत्तराखंड पे रहते हैं, पंजाब पे कहाँ जाते हैं, हम कुछ कह देंगे बुरा लग जाएगा, अभी थोड़ा खड़ी बातें कह देंगे। आपके साथ वाले जो पंजाब लोक कांग्रेस वाले थे ना, अपना अमरिंदर साहब अध्यक्ष थे ना पंजाब लोक कांग्रेस के, वो भी तो हार गए, आपको भी नकार दिया गया ना। देखिए, 2 सीटों पर सिमट के रह गए आप। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है, वही आपकी पंजाब में भी है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अपना एक जो उनका एक तरह से नकारा प्रदर्शन रहा, और वो 11 से मात्र 7 सीटें बढ़ के 18-19 पे आके सिमट गए, तो जनता ने तो उनको बुरी तरह से नकारा है। जनता ने उनको बुरी तरह से नकारा है, और उनके पार्टी के अंदर की जो इनफाइटिंग है वो आगे क्या रंग लेती है, क्या रूप लेती है। जिस प्रकार से एक इतना जबरदस्त एक हताशा का वातावरण में आपके मुख्यमंत्री के चेहरे हरीश रावत जी इस प्रकार का बयान देते हैं, एक तरह से वो मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा बड़ा हताशा नहीं हो सकती। वो कह रहे कि मेरे को होलिका में दहन कर दो, मेरे को गड्ढे में दबा दो। मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा उनका जो दर्द है, जो दर्द किसी अन्य दल ने नहीं, वरन उन्हीं की पार्टी के जो अन्य गुट के लोग हैं, उन लोगों ने उनको जो दर्द दे रखा है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस दोबारा से स्प्लिट की ओर जा रही है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक बिल्कुल नेगेटिव एक जो प्रदर्शन रहा, और वहां की उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से आपकी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी लीड कर रही थी, जो 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रही थी, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक स्लोगन उन्होंने फ्लोट किया। और मैं सोचता हूँ मातृ शक्ति ने भी उनको बुरी तरह से नकार दिया, और जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि हम मातृ शक्ति को 40% आरक्षण देंगे, और उत्तराखंड में आप 70 सीटों में मात्र 3 महिलाओं को टिकट दे पाते हैं। 4 को दिया था, 4 में से भी 1 का टिकट आप लोग वापस ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश में भी हार की जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी के साथ प्रियंका गांधी जी को लेनी चाहिए, और उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो देखने वाली बात होगी आखिर कौन किसकी हार की जिम्मेदारी लेती है। फिलहाल हरीश रावत ने जिम्मेदारी ले ली है। संजीव वर्मा जी, लौटेंगे आपके पास, ले लेते हैं डिबेट में, ले लेते शोभाराम जी। तमाम आरोप जड़ दिए गए आपके ऊपर, तमाम जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड की बात चल रही थी, लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम आरोप जड़ दिए गए। प्रियंका गांधी तक से इस्तीफा दिलवा दिया है संजीव वर्मा जी ने। मेरा इसमें ये कहना है, आप ये देखिए जहाँ जहाँ इनकी सरकार थी, आप ये देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में भी बिल्कुल कांग्रेस की वो सरकार बनने की कांग्रेस बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ी। हर आदमी मीडिया तक ये कह रहा था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने बहुत मेहनत करी। अब मुझे ये चीज बताइए आप कि जीत राम जी, परिणाम तो आपके सामने है ना। रुक जाइए संजीव जी लौटेंगे आपके पास। आप चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला। बिल्कुल बोलिए। सरकार थी उत्तराखंड में, आपकी सरकार थी उसमें उत्तर प्रदेश में, आप गोवा में भी आपने वो किया हुआ था, मणिपुर में भी आपने वो किया था। सारी बात जहाँ जहाँ आपकी सरकार थी आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लिया चुनाव हराने का। दूसरी बात, आपकी पंजाब में सरकार नहीं थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, भले कांग्रेस वहाँ नहीं आई, आप नहीं आए ना, आप तो 2 सीटों पर गए ना। पंजाब में आप पूरी तरह से निपट गए, पंजाब में आप निपट गए, उत्तर प्रदेश में आप 2 पे सिमट गए, उत्तराखंड में आप 19 से सिमट गए, मैं बोला नहीं, गोवा में आप निपट गए, मणिपुर में आप निपट गए। इसका मतलब आप नहीं सुनना चाहेंगे आप? चलिए सुन लेते हैं जरा। शोभाराम जी बोलिए।
में सरकार थी, आपने जो है आपने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया। आपने बंगाल में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ दूसरी सरकार थी। आप दिल्ली में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ केजरीवाल बैठा हुआ था। आपके हाथ में वहाँ सत्ता नहीं थी ना, आपके हाथ में पंजाब में सरकार किसकी थी? पंजाब में सरकार किसकी थी ये बताएंगे? पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन आप हाँ, आप कौन नहीं आए ना? आप अरे आप भी तो सिमट गए ना। आप कितने में देखो भैया, चुनाव है तो हार जीत तो लगी रहेगी। हार जीत नहीं होगी तो 5 साल बाद सत्ता कैसे बदलेगी? जनता का तो होता है। आप लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे आपके हाथों में इलेक्शन कमीशन हो। शोभाराम जी और संजीव वर्मा जी, ऐसे लड़ रहे हैं आप लोग तो जैसे इलेक्शन कमीशन की चाबी आपके हाथ में दे दी गई। भैया सुबह आओ, दफ्तर खोलो, और दफ्तर खोलने के बाद किसकी सरकार बनानी है ये डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र को बिल्कुल गड्ढे में डाल दो आप लोग। ठीक है, आपकी क्यों बनी राज्यों में सरकार? क्योंकि अरे मेरी सुन लो जरा। आपकी सरकार थी यहाँ पे। अरे शोभाराम जी, मेरी सुन लीजिए जरा। रही नेता प्रतिपक्ष की बात, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष का कोई झगड़ा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष में हमारे प्रीतम सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाई है। चाहे वो प्लेन का मुद्दा हो, मैदानी इलाकों का मुद्दा हो, चाहे पहाड़ का मुद्दा हो, उसने सदन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावित तरीके से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। उनसे अच्छा आदमी यहाँ कोई नेता प्रतिपक्ष में हो ही नहीं सकता। और रही हार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष पद की बात, अध्यक्ष पद में भी जो है नेता हमारे प्रीतम सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से, कोई उनके ऊपर लांछन नहीं लगा, किसी तरीके का उनके ऊपर वो नहीं हुआ, कोई कार्रवाई मतलब किसी तरीके के उनके ऊपर कोई ऐसी गलत बात नहीं उठी। उन्होंने बेदाग जो है निवाह करते हुए उनके ऊपर कोई आँच नहीं है। और उन्होंने अध्यक्ष पद की भी और नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। और नेता प्रतिपक्ष में प्रीतम सिंह जी के अलावा इससे अच्छा उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता। और रही अध्यक्ष पद की बात, अध्यक्ष पद भी प्रीतम सिंह जी की सहमति से ही जो भी होगा वो बनेगा। और निर्णय केंद्र में लेना है, लेकिन बिना प्रीतम सिंह जी की सहमति के अध्यक्ष पद भी नहीं बैठा जाएगा। जो प्रीतम सिंह चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। जीत राम जी, अब आप कौन से गुट को बिलोंग करते हैं? चलिए। अब जिस तरीके से ये तमाम चर्चाएं हुई और तमाम जो जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आई, इससे जो डिबेट में चल रही है उससे भी ये साफ हो जाता है कि आखिर गुटबाजी कांग्रेस में कितनी है। क्योंकि हरीश रावत के ऊपर तो ये नेताजी जो है शोभाराम जी वो तमाम जांच बैठा रहे हैं। और हरीश रावत के बाद जिस तरीके से अगर प्रीतम सिंह की बात कर लें, उनको सीधे सीधे सपोर्ट करते दिख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी के पास जाएंगे और तमाम चीजों पर प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस आते हैं और तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे रुक कर लेते हैं। हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश मैखुरी जी, अगर कुछ दिनों पहले फ्लैशबैक में जाना चाहूँ तो अभी कुछ दिन पहले की बात है जब विधानसभा चुनाव 2022 उत्तराखंड बिल्कुल चरम पर था और उसको लेकर लगातार चर्चाएं थी। और उसी को लेकर गुटबाजी भी इतनी तेज थी कि हरीश रावत जो थे वो दिल्ली में बैठे थे। तब तक पूर्व राज्य मंत्री थे उत्तराखंड के, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन आपने चीज़ों को परखा है, समझा है, शायद आपको याद हो कि पूर्व राज्य मंत्री थे और उनके ऊपर हरीश रावत के गुट ने, वो भी कांग्रेस के ही थे, उनके ऊपर हरीश रावत के गुट ने हमला कर दिया। एफआईआर तक दर्ज की गई, मामला दर्ज हो गया था। तो ये कांग्रेस के लिए गुटबाजी जो है वो आज की बात नहीं है कि अब चुनाव हार गए तो उस पर मंथन किया जाएगा, रोना रोया जाएगा। इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी, चाहे शायद उन सब चीज़ों को काबू कर लिया जाता तो ये 19 सीटें नहीं होती, कुछ ज्यादा हो सकती थी। हरीश जी, आवाज पहुंच रही है? हरीश जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए जुड़ने की कोशिश की जाएगी आपसे। संजीव वर्मा जी, ये आज की बात नहीं है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं आपसे इस बात को लेकर। अभी कुछ दिनों पहले ही विधानसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर था, लेकिन उससे पहले विधानसभा के बाहर ही हरीश रावत के गुट ने, और एक पूर्व राज्य मंत्री थे, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं उधर जा रहा हूं अगर मैं सही हूं तो, कि उनके ऊपर हरीश रावत के गुट ने हमला कर दिया था। हरीश रावत उस समय दिल्ली में थे, मंथन चल रहा था, मनाने का काम चल रहा था।
लेकिन फिर उन्हें वापस भेज दिया गया था। सर ऐसा है, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री, नाम मेरे भी दिमाग से उनका स्लिप हो रहा है, राजेंद्र शाह जी। जी। राजेंद्र शाह जी के ऊपर हमला हुआ था और वो प्रीतम सिंह गुट को बिलोंग करते थे। उन्होंने हरीश रावत जी के विरुद्ध कोई टिप्पणी करी और उसके बाद हरीश रावत जी के गुट के लोगों ने सरेआम उनकी पिटाई करी और ये वाकया था कांग्रेस भवन के अंदर का, जहां आपके कांग्रेस के महामंत्री संगठन सामने खड़े होकर उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और मुख्य दर्शक होकर उस पूरे ड्रामे को देख रहे थे। ना तो उनकी बात को किसी ने सुना, ना उन्होंने उस घटना में बीच बचाव करने का कोई प्रयत्न किया, ना प्रयास किया। और जिस तरह से आप लगातार आप ये देखिएगा, हरीश रावत जी को मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ में रामनगर से उन्होंने कहा कि मैं रामनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूं और उनको रामनगर से टिकट दे दिया गया। उसके बाद जैसे ही रामनगर से उनको टिकट मिला तो रणजीत रावत जी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा 5 साल से मैं खेती कर रहा था और हरीश रावत बुलडोजर लेकर मेरी खेती को उजाड़ने आ गए। और उन्होंने इनके जो कि आप रणजीत रावत जी जो आपके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और वो कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पर इस तरह की जो बयानबाजी आपस में कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ एक बड़ा गंभीर सा विषय है। इस बात को एक सामान्य रूप में कतई लेना नहीं चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने उनका प्रतिकार करके उनका टिकट कटवा के रामनगर से ही दम लिया और उसके बाद जब उनको हरीश रावत जी को रामनगर शिफ्ट किया गया, रामनगर शिफ्ट करने के बाद हरीश रावत जी ने कहा ये इसी प्रकार हो गया है जैसे एक निरीह बकरी को शेर के बाड़े में फेंक दिया गया हो मरने के लिए। उनका हरीश रावत जी का अपना बयान था और मैं सोचता हूँ कि वो अंदर अंदर कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त घुटन महसूस कर रहे थे। और मैं हरीश रावत जी को बोलना चाहता हूँ, यदि आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर और अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी में जहाँ आपने इतने समय लंबे समय काम किया, यहाँ पर आपको यदि सम्मान नहीं मिल पा रहा है और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। कैसी बात करते हैं आप संजीव वर्मा जी, कैसी बात करते हैं? उन्हीं के प्रवक्ता साहब हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो उन पर जांच की जाएगी और आप उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई अगर बीजेपी में आ गए तो वहां भी ऐसी रणनीति होगी, वहां भी फिर आप उन पर आरोप लगाओगे कि हमारे यहाँ उन्होंने टिकट बांटे हैं, बेचे हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास, शोभाराम जी से पूछ लेते हैं। कितना सम्मान देते हैं उनको? बिल्कुल पूरा सम्मान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को अपमानित नहीं करती कभी भी। जिस तरह से आप छीटाकशी कर रहे हैं जिस तरह से आप अपने नेताओं पर छीटाकशी कर रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बाद भी प्रीतम सिंह गुट को बिलोंग कर रहे हैं और लगातार हरीश रावत जी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ उन्होंने पैसा लिया होगा तो लिया होगा, ठीक किया होगा। प्रीतम सिंह जी को आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं और हरीश रावत जी को ऊपर लगातार आप आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह आप रणजीत रावत जी की आप पैरवी कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ आप गुटबाजी का हम लोग जो लगातार एक बात बोलते रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, आप उस बात की पुष्टि कर रहे हैं, आप उस बात पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए शोभाराम जी, कम शब्दों में अपनी बातों को रखिए और समय का अभाव है फिलहाल, कम शब्दों में अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। आपको नमस्कार और होली की शुभकामनाएं आप सबको। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरा, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो तमाम आरोप लग गए और स्वागत भी हो गया हरीश रावत जी का बीजेपी में।
हाँ वो स्वागत करने में इसलिए कह रहा था कि ये सतपाल महाराज जी इतने सीनियर नेता, क्या उनको वहाँ दिया? आप जब विजय बहुगुणा जी वहाँ चक्कर काट रहे, क्या उनको सम्मान दिया? आप बताइए तो सही से। आप हरीश रावत जी के इसमें तो आप आगे के हरीश रावत जी की सतपाल महाराज जी कैबिनेट मंत्री है। सतपाल महाराज जी कैबिनेट मंत्री है। कितने सीनियर आदमी है उसको मान्य विजय बहुगुणा जी हमारे सम्मानित नेता है। आपके इतने सीनियर नेता है, वो आपने उनके कुर्सी सजा कर रखते, मुख्यमंत्री बनाने फिर पीछे हटा लेते हो। उनको जरा सा चुका दिखाते हैं, फिर पीछे हटा लेते कि मुख्यमंत्री बनाने। इतने सीनियर नेता उनका क्या सम्मान किया आपने? बहुगुणा जी का आपने क्या सम्मान किया, आप बताइए हमें। चलिए, वहाँ उनका सम्मान तो नहीं हो पाया, लेकिन आरोप जड़ के आपने हरीश रावत जी का सम्मान जरूर कर दिया है। शोभाराम जी, आपने हरीश रावत जी का सम्मान जरूर कर दिया है, आरोप जड़ के उनके ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया है आपने उन पर। हरीश रावत जी ने हमारे यहाँ कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पहले था उन्होंने, उनके दिमाग में फिर पता नहीं क्या हुआ, चुनाव लड़ने की उन्होंने फिर तैयारी करी, पता नहीं कैसे करी, ये उनको मालूम होगा, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कह दिया था उन्होंने। इसी वजह से रंजीत चलिए, अगर ऐसा है जैसे इन्होंने स्वागत कर दिया, तो मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा कि जलालत से मटर पनीर से अच्छी इज्जत की दो सूखी रोटियां अच्छी हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की राजनीति को समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अंतर्कलह का शिकार होती नजर आ रही है। और सीधे तौर पर प्रवक्ता साहब कह रहे थे, शोभाराम जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद थे, कि हरीश रावत ने अगर ऐसा किया है, उनके ऊपर तमाम आरोप लग गए हैं टिकट बेचने के, तो उनके खिलाफ फिलहाल होली के बाद एक बैठक रखी जाएगी और उस बैठक में क्या कुछ कांग्रेस के हारने की वजह रही है, जिस तरीके से 19 सीटों पर कांग्रेस मिटती हुई नजर आई, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।